हेलो। 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 वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे। मैं ठीक हूँ यार, आप कैसे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग जूली, आशीष, प्रीति, शुभम, अंजलि, सुशील, रंजन, संगीता, हर्ष। अच्छा, अंजलि का कहना है बहुत ठंड है। ठंड तो है अनडाउटेडली, पर ज़रूरी भी है यार। वैसे भी अब ठंड के दिन काफ़ी कम होते जा रहे हैं। मैं ठीक हूँ यार, थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करें फिर सेशन को। आई थिंक ऑडियो वीडियो क्लियर है, सारी बातें बड़ी स्पष्ट हैं। एक ठंड तो बहुत है, इसलिए मैं सुबह क्लास रखता हूँ। आप लोग के हाथ सिकुड़े रहते हैं, मैं सुबह क्लास रखता हूँ, तो आप लिखोगे तो आपके हाथ वापस से ठीक हो जाएंगे। मैं ठीक हूँ यार, थैंक यू। चलिए, ऑल क्लियर। क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता? ठीक है, एक बार देख लेंगे क्यों नहीं आ रहा नोटिफिकेशन। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं जबलपुर से क्लास लेता हूँ यार। यार एक आध जगह है सौरभ, बाकी तो चीज़ें बहुत अंदर है ना। ठीक है, डॉगर बैंक से आप तटीय क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। आज भी हम तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको मछली आंतरिक भारत में भेजनी है तो, है ना, ये चीज रहेगी फिर। चलिए तो अब शुरू करते हैं क्लास को। ध्यान देंगे। तो कल की क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, हमने एक तो इस आंसर को लिखा था कि आखिर जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो भारत क्यों आई, या हमने इसको ऐसे भी पढ़ा था कि यूरोप में जो परिवर्तन हुए उनका प्रभाव भारत में उपनिवेशवाद के रूप में कैसे पड़ा। जो यूरोप के चेंजेस हैं वो इंडिया की कॉलोनियलिज्म के रूप में कैसे ट्रांसफॉर्म हुए, हमने ये डिस्कस किया था। पर हमने ये भी जाना था कि जो यूरोपीय कंपनियां हैं उसके भारत में दो अलग अलग चरण होंगे, दो अलग अलग फेज होंगे। जो पहला चरण है उसमें वो मुख्य रूप से व्यापारिक काम करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल भी युद्ध ना करें या बिल्कुल भी कुछ ऐसी हरकतें ना करें, लेकिन पहले फेज में जो उनका प्राइमरी फोकस रहेगा वो निश्चित रूप से उनका प्राइमरी फोकस रहेगा व्यापार। लेकिन दूसरा जो फेज हमने लिखा जो 1757 से शुरू होता है या 1707 से शुरू होता है, जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे ये अपनी गतिविधियों को बढ़ाएंगे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साम्राज्यवाद को आगे बढ़ाएगी। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने ये समझने का प्रयास किया था कि आखिर 18वीं सदी के भारत की स्थितियां क्या थी, जो 18th सेंचुरी का इंडिया है उसकी कंडीशन किस प्रकार की थी। तो हमने जाना कि हमें छह नई शक्तियां दिखाई देती हैं, जिसमें से तीन तो नए राज्य हैं और तीन ऐसी शक्तियां हैं जो बहुत पहले से थीं लेकिन अब धीरे धीरे उभर कर के सामने आ रही थी। तो तीन नए राज्यों में अवध का राज्य है, बंगाल का राज्य है और हैदराबाद का राज्य है। वहीं तीन नवीन शक्तियों में हम मराठा शक्ति देखते हैं, सिख शक्ति देखते हैं और राजपूत शक्ति देखने के लिए मिलती है। इस तरह से हमने जाना कि 18वीं सदी के भारत की परिस्थितियां राजनीतिक विखंडीकरण को प्रदर्शित करती हैं, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। इकोनॉमिक कंडीशन फिर भी अच्छी थी। हम उस समय दुनिया के व्यापार का लगभग 20 से 25% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहे थे। वो 1947 में जाते जाते 4% के आसपास रह जाएगा, 4% के आसपास रह जाएगा।
तो ये चीजें हैं, कुछ अच्छी हैं कुछ बुरी बातें हैं, लेकिन 18वीं सदी के भारत का जो समाज है वो भी बहुत ज्यादा असमता मूलक है, बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं नॉन एगलिटेरियन सोसाइटी है। लोग बटे हुए हैं, लोग धर्म के नाम पर बटे हैं, वर्ण व्यवस्था के नाम पर विभाजन है, इसके अलावा जाति के आधार पर विभाजन है, गोत्र के आधार पर विभाजन है, उपजातियां भी बनने लगी थी, सब कास्ट भी बनने लगी थी। आज आप देखिए ना, हमारे यहाँ पर कितनी सारी सब कास्ट बनती है। अगर ब्राह्मण से तो कहेंगे ये वाले ब्राह्मण वो वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय में बहुत सारी कास्ट हैं, वैश्य में बहुत सारी कास्ट हैं। तो अल्टीमेटली हमने अपने डिवीजन को और ज़्यादा बढ़ाया है। होना ये चाहिए था आइडियली कि हमें इस विभाजन को कम करना चाहिए था, हुआ है उल्टा, हम इसको बढ़ाते हुए चले गए हैं। एक प्रश्न और बन सकता है दोस्तों, जो हमने कल नहीं लिखा था। हो सकता है कि आपसे वणिकवाद के बारे में पूछ ले कि वणिकवाद क्या है और इसकी विशेषता बताइए, पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न है। तो अगली हेडिंग आप लगाइए वणिकवाद। इसके बारे में पहले आपको लिखवा देता हूं, मैं पहले समझा देता हूं और फिर हम लिख लेंगे। वणिकवाद, अगली हेडिंग लगाइए वणिकवाद अर्थात मर्केंटिलिज्म। ठीक है, वणिकवाद अर्थात मर्केंटिलिज्म। देखिए इसका अर्थ क्या है समझिए। 14वीं और 15वीं शताब्दी में, 14वीं और 15वीं शताब्दी में विशेष तौर पर जो वेस्टर्न यूरोप है, जो पश्चिमी यूरोप है, वहां पर एक नई आर्थिक विचारधारा सामने आई, एक न्यू इकोनॉमिक थॉट सामने आया और इस आर्थिक विचारधारा को कहा गया वणिकवाद, इसे कहा गया मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म की विचारधारा यह कहती है कि राज्य को हमेशा संरक्षणवाद की नीति अपनाना चाहिए। जो राज्य है उसे कैसी नीति अपनाना चाहिए? उसे संरक्षणवाद की नीति अपनाना चाहिए, उसे प्रोटेक्टिव पॉलिसी अपनाना चाहिए। संरक्षणवाद, प्रोटेक्टिव पॉलिसी अपनाना चाहिए। और इस संरक्षणवाद के द्वारा उसे दो काम करने चाहिए। पहला काम उसे करना चाहिए कि किसी भी देश से जो आयात हो रहा है उस आयात को न्यूनतम करो। दूसरा, निर्यात को अधिक से अधिक बढ़ाओ, जो एक्सपोर्ट है उसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। और इसका परिणाम ये होना चाहिए कि जो कीमती धातु है, कीमती धातु या मुद्रा का संग्रह। ठीक है, अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए एक देश है, उदाहरण के लिए ले लेते हैं स्पेन। स्पेन नाम का एक देश है। अब स्पेन किसके साथ व्यापार कर रहा है? इंडिया के साथ व्यापार कर रहा है। इंडिया जो है वो लगातार स्पेन को मसाले अर्थात स्पाइसेस और मसालों के साथ साथ कपड़े अर्थात क्लोथ भेज रहा है। अब बदले में इंडिया को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। भारत कह रहा है भैया हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास मसाले हैं, खेती हो रही है, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो स्पेन से क्या मांगेगा इंडिया? स्पेन से इंडिया कहेगा कि आप बदले में हमें बस प्रीशियस मेटल देते रहो, क्योंकि मुद्रा उस समय नहीं चलती थी। तो मुद्रा जैसे आज यूरो है, डॉलर है, उस समय नहीं था। उस समय जो व्यापार होता था कि या तो आप हमें सिल्वर दे दो, चांदी दे दो, या फिर आप हमें गोल्ड दे दो। ठीक है, ये वाला काम हो रहा था, हर जगह पर यही काम हो रहा था। तो यूरोप में एक विचारधारा आई जिसे वणिकवाद कहा गया। उसने ये कहा कि एक राज्य तभी सशक्त हो सकता है, एक स्टेट तभी स्ट्रांग हो सकता है जब उसके पास बहुत सारा धातु हो, बहुत सारा प्रीशियस मेटल हो। और हम क्या कर रहे हैं? हम भारत जैसे देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं और उन्हें अपनी कीमती धातु दे रहे हैं। तो अब प्रयास ये करो कि कैसे भी करके इंपोर्ट को कम करना है, आयात को कम करना है और निर्यात को बढ़ाना है। लेकिन सवाल पैदा हो गया कि भैया ये करें कैसे, क्योंकि स्पेन में मसाले तो हो नहीं रहे थे। तब यहां पर एक नई विचारधारा आई कि अगर तुम आयात को नहीं खत्म कर सकते तो एक काम करो, उस देश को अपना
उपनिवेश बना लो, उस पर्टिकुलर कंट्री को अपनी कॉलोनी बना लो। क्या बना लो? उस पर्टिकुलर कंट्री को अपनी कॉलोनी बना लो, उस देश को अपना उपनिवेश बना लो। तो फिर उससे फायदा क्या होगा कि अब तुम पूरा सामान ले पाओगे और तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो वणिकवाद है, यहां से उपनिवेशवाद की विचारधारा निकल करके आती है। अब इसको आज के कंटेक्स्ट में समझाता हूं आपको। देखिए, आज के दिन भारत बड़ी मात्रा में तेल का आयात करता है, बड़ी मात्रा में हम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। अब अगर उस समय का यूरोप होता तो थिंकिंग क्या होती कि यार इसमें तो हमारी बहुत सारी विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है, इसमें तो हमारा बहुत सारा फॉरेन रिजर्व क्या हो रहा है खर्च हो रहा है, विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है। तो भारत ये सोचता कि यार हमारा तेल कहाँ से आता है? मिडिल ईस्ट से आता है। तो एक काम करते हैं, पूरे मिडिल ईस्ट को अपना उपनिवेश बना लेते हैं, पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, और फिर वहां से जितना भी तेल आएगा फिर हमें उसके लिए फॉरेन करेंसी नहीं देनी पड़ेगी, विदेशी मुद्रा नहीं देनी पड़ेगी। तो इसे वणिकवादी विचारधारा कहा जाता है, इसे मर्केंटलिज्म की फिलॉसफी या आइडियोलॉजी कहा जाता है। बताइए, बात स्पष्ट है? एक बार कमेंट करके बताइए, बात स्पष्ट है या नहीं है? समझ में आया आपको? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलिए, तो अब लिखिए, वणिकवाद के बारे में लिखिए, लिखिए सभी लोग लिखिए वणिकवाद के बारे में। लिखेंगे दोस्तों? देखें, 15वीं से 17वीं सदी, 15वीं से 15वीं से 17वीं सदी के यूरोप में, 15वीं से 17वीं सदी के यूरोप में कुछ नवीन आर्थिक विचारों का, कुछ नवीन आर्थिक विचारों का उदय हुआ, कुछ नवीन आर्थिक विचारों का उदय हुआ, उदय हुआ, जिसे जिसे वणिकवाद कहा गया। कुछ नवीन आर्थिक विचारों का उदय हुआ जिसे वणिकवाद कहा गया। यूरोप विटनेस दी यूरोप विटनेस दी rise of Europe witnessed the rise of new economic ideology between 15th and 17th century AD. That is mercantilism. वणिकवादी विचारधारा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। वणिकवादी विचारधारा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फॉलोइंग्स आर दी characteristics of mercantilism. Followings are the characteristic of mercantilism. ठीक, चलिए अब इसके अंदर 1 2 3 ऐसे करके लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, इसमें लिखिए, राज्य को विश्व व्यापार से अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना चाहिए। राज्य मतलब आप देश समझ सकते हैं, जो भी आप समझना चाहें। राज्य को
विश्व व्यापार से अधिक लाभ अर्जित करना चाहिए। स्टेट स्टेट should acquire should acquire maximum possible profit from international trade, maximum possible profit from international trade। अगला, सरकार को संरक्षणवाद को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को संरक्षणवाद को बढ़ावा देना चाहिए। एक सेकंड रुकिएगा, ये लिखिए वाला पॉइंट। गवर्नमेंट should प्रमोट प्रोटेक्टिज्म संरक्षणवाद। लिखें इसी लाइन में लिखिएगा। देखिए, संरक्षणवाद का अर्थ सरकार की ऐसी नीतियों से है। संरक्षणवाद का अर्थ सरकार की ऐसी नीतियों से है जिसके तहत आयात पर प्रतिबंध और निर्यात को प्रोत्साहित किया जाता है। जिसके तहत आयात पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं और निर्यात को प्रोत्साहित किया जाता है। प्रोटेक्शनिज्म is an ideology that promotes the export and based on lower imports। अगला लिखिए, अगला पॉइंट। राष्ट्र को अधिक से अधिक कीमती वस्तुओं का संचय करना चाहिए। राष्ट्र को अधिक से अधिक कीमती वस्तुओं का संचय करना चाहिए। राष्ट्र को अधिक से अधिक कीमती वस्तुओं का संचय करना चाहिए। स्टेट मस्ट accumulate precious metal। स्टेट मस्ट accumulate precious metal। राज्य को अधिक से अधिक कीमती वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए। अगला लिखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। उपनिवेशवाद को बढ़ावा देना ताकि राष्ट्र को निर्यात के लिए एक बाजार। उपनिवेशवाद को बढ़ावा देना ताकि राष्ट्र को निर्यात के लिए एक बाजार और कच्चे माल की आपूर्ति के लिए एक स्रोत मिल सके। कच्चे माल की आपूर्ति के लिए एक स्रोत मिल सके।
इंग्लिश में लिखिए, टू प्रमोट द colonialism, to promote the colonialism, to get new markets for final goods, new market for final goods, and raw material to prepare final goods, and raw material to prepare final goods. चलिए आखिरी पॉइंट लिखिए, राष्ट्र को आयात पर अत्यधिक कर और सीमा शुल्क जैसे, राष्ट्र को आयात पर अत्यधिक कर और सीमा शुल्क जैसे कठोर प्रतिबंध लगाना चाहिए, कठोर प्रतिबंध लगाना चाहिए। स्टेट शुड इम्पोज strict restriction on import. State should impose strict restrictions on import by higher taxation policy, by high taxation policy। ठीक, अब कंक्लूजन लिखिए। कंक्लूजन ऐसे लिखेंगे कि मान लो ये आपने अपना अब तक लिखा है, यहाँ आपने इंट्रो लिखा होगा, ये आपके पॉइंट हो गए, यहाँ से कंक्लूजन लिखिए। इस प्रकार, अच्छा कंक्लूजन है ये, इस प्रकार वणिकवाद को आक्रामक राष्ट्रवाद के, इस प्रकार वणिकवाद को आक्रामक राष्ट्रवाद का, इस प्रकार वणिकवाद को आक्रामक राष्ट्रवाद का आक्रामक आर्थिक पहलू कहा जा सकता है। इस प्रकार वणिकवाद को आक्रामक राष्ट्रवाद का आक्रामक आर्थिक पहलू कहा जा सकता है। Thus, mercantilism can be called extreme economic policy by extreme nationalism, जिसका परिणाम एशिया और अफ्रीका में बृहद उपनिवेशवाद था, जिसका परिणाम एशिया और अफ्रीका में बृहद उपनिवेशवाद और धन निष्कासन था। ऐसा लिखिए, जिसका परिणाम एशिया और अफ्रीका में बृहद उपनिवेशवाद और धन का निष्कासन था। ठीक है, इसी की वजह से कॉलोनियलिज्म हुआ और अल्टीमेटली हमारा पैसा जो है वो यूरोप के देशों में चला गया। दैट रिजल्टेड reign of wealth and colonialism of Asia and Africa। ठीक, तो ये आपका एक और आंसर बन करके तैयार होता है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि वणिकवाद क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं, तो आप बता सकते हैं। देखिए, अगर प्रश्न आते भी ना यहाँ से थोड़ी घुमा करके आएंगे, है ना, थोड़ा घुमा करके प्रश्न आपसे पूछ सकता है। वो हो सकता है इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे। देखिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो यूरोप में वणिकवाद की विचारधारा के कारण भारत यूरोपीय कंपनियों का उपनिवेश बना, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, दैट इंडिया बिकेम द कॉलोनी ऑफ यूरोप ड्यू टू द मर्केंटलिज्म। तो फिर आपको वहां पर यही आंसर लिखना पड़ेगा, यही चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, और थोड़ा सा जो हमने कारण लिखे थे यूरोपीय कंपनियों वाले, उन कारणों को आपको यहाँ इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मुझे बताइए क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है? एक बार कमेंट करके बताइए।
हाँ, नहीं, चाइना का भी बहुत दोहन हुआ है दोस्तों, ऐसा नहीं है। चाइना को तो बंदर बांट व्यवस्था के तहत बांट दिया गया था, और चाइना को ब्रिटेन ने अफीमची बना दिया। चाइना को वो कॉन्कर नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने वहां पर ओपियम भेजा। ठीक है, ओपियम भेजा, और ओपियम भेज करके फिर उन्होंने चाइना को कॉन्कर किया। वहां के लोगों को उन्होंने बोलते हैं ना कि लोगों को नशे की आदत लगा दी, ओपियम की आदत लगा दी, और लोगों को कमजोर कर दिया। देखिए, हम क्यों कहते हैं कि हमारा जो पंजाब वाला क्षेत्र है वो बड़ा वल्नरेबल है। इसलिए है क्योंकि वहां से जो टेररिस्ट हैं उन्हें फंडिंग मिलती है जब वो ड्रग्स इंडिया में भेजते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ फंडिंग का नुकसान, फंडिंग वाली बात नहीं है। आप इसका सिर्फ इकोनॉमिक पहलू मत देखो। इससे हो ये रहा है कि हमारे पंजाब वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे यूथ पे इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जो वहाँ का युवा है वो इस चपेट में आ जाता है, और वो अपने जीवन को और अपने परिवार की आर्थिक हालत को बिल्कुल खराब कर देता है। तो ये इसके लार्ज इम्पैक्ट होते हैं। जब आप ओपीएम आपने लत लगा दी, फिर ओपीएम की लत लगाने के बाद युद्ध करना ज़्यादा आसान हो गया, कंपैरेटिवली आसान हो गया। इसीलिए ओपीएम वॉर कहा जाता है। उस पूरे समय को आप देखेंगे तो ओपीएम वॉर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है, वर्णिक बात आपको समझ में आ गया। ठीक। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगले टॉपिक पर आएंगे। अब ये जो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ ये आप मेरे साथ ड्रॉ करेंगे, मतलब मैक्सिमम चीजें आप मेरे साथ आप बोर्ड पर ही लिखते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि अब दोस्तों फैक्चुअल बातें हैं, है ना, तो अधिकांश बातें मैं आपको बोर्ड पर ही लिख करके बताऊंगा, और आप भी उसको मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। चलिए, अगले टॉपिक पर अब हम आ रहे हैं दोस्तों, पुर्तगाली, पोर्चुगीज। 1498 से 1961, यहां लिखेंगे सर्वप्रथम आए तथा सबसे अंत में गए, सबसे अंत में गए। इंग्लिश में पोर्चुगीज, फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो। ठीक है, सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनी आई वो पुर्तगाली थी, और सबसे आखिरी में जो यूरोपीय कंपनी गई वो भी पोर्चुगीज की थी। ठीक है, अब इसे हम कुछ भागों में बांट करके पढ़ेंगे, इसे हम कुछ पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि आखिर इनके आगमन के कारण क्या थे। आगमन के कारण, रीजंस ऑफ अराइवल। फिर हम इनका एक सामान्य परिचय जानेंगे। ठीक है, सामान्य परिचय की बात करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे वास्को डी गामा के बारे में। फिर हम चर्चा करेंगे प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर, इंग्लिश में इंपॉर्टेंट पोर्चुगीज गवर्नर। ठीक है, प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर, हम इनकी बात करेंगे। नीले पानी की नीति तथा कार्ड व्यवस्था, ब्लू वाटर पॉलिसी एंड कार्ड सिस्टम। अब देखिए, यहां पर हमें डिस्कस करना होगा कि दो पॉलिसी लेकर के आए थे पोर्चुगीज।
एक ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर के आए थे और दूसरा वो कार्ज व्यवस्था लेकर के आए थे, जो एक प्रकार का पास था। अकबर को भी इवन इसके लिए पास लेना पड़ा था, तो वो हम जान रहे होंगे। फिर यहाँ पर हमें अगला डिस्कस करना होगा विस्तार, कैसे उन्होंने एक्सपेंशन किया इंडिया में और उनके व्यापारिक केंद्र कौन कौन से बने। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे पतन के कारण, रीजन ऑफ डिक्लाइन, पतन के कारण। और फिर हम पढ़ेंगे आखिरी में प्रभाव, इम्पैक्ट। ओके, ये पढ़ना है दोस्तों, इस तरह से हम इसे आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा तरीका होगा कि पहले हम आगमन के कारण जान लें, फिर एक सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन, वास्को डिगामा को हम बात कर लें, उसके बारे में क्या क्या तथ्य हैं, प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर, उनके क्या तथ्य हैं, नीले पानी की नीति और कार्ड आर्मेडा काफिला व्यवस्था क्या थी। ठीक है, फिर विस्तार को जान लें, पतन के कारण और प्रभाव। अब एक बात ये स्पष्ट रूप से आप समझें कि यहाँ पर सिर्फ दो प्रश्न ऐसे हैं जो मुख्य परीक्षा के लिए बनेंगे, तो इन्हें आप स्टार मार्क कर दीजिए। स्टार का अर्थ होगा कि ये मुख्य परीक्षा के प्रश्न बन रहे हैं, ये और ये। बाकी जो प्रश्न है ये सब आपके प्रीलिम्स के लिए है, इंक्लूडिंग ब्लू वाटर पॉलिसी, वो भी मुख्य परीक्षा में आने के चांसेस नहीं है। तो जितने प्रश्न बाकी के बनेंगे ये प्रीलिम्स के लिए बनेंगे, लेकिन पतन के कारण और प्रभाव ये हो सकता है मुख्य परीक्षा के लिए पूछा जा सके। आप कहेंगे सर आगमन का कारण, देखिए मेरा ये मानना है कि पुर्तगालियों का आगमन अकेला नहीं पूछेगा, अगर वो पूछेगा तो पूरे यूरोपीय कंपनियों के आगमन को पूछेगा, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। दूसरी बात, अगर मान लो वो पोर्चुगीज का अराइवल पूछता भी है, तो कुछ बातें जो मैं आपको लिखा रहा हूं, एक दो पॉइंट यूज करना, बाकी वही आंसर रहेगा। ध्यान से दिमाग में ये बात फिट करो, चाहे वो पोर्चुगीज का पूछे, डचेस का पूछे, ब्रिटेन का पूछे, फ्रांस का पूछे, उन सभी का जो कारण है आगमन का, वो वही रहेगा जो हमने लिखा हुआ है। क्या रहेगा? वही आंसर आप लिख दीजिएगा, बस उसमें थोड़ी सी बात ब्रिटेन की कर दीजिएगा अगर ब्रिटेन का है, थोड़ी सी बात पुर्तगाल की कर दीजिएगा अगर पुर्तगाल का है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे दो टॉपिक आपके मुख्य परीक्षा के लिए बन रहे हैं, बाकी टॉपिक आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बन रहे हैं। आइए तो लिखना शुरू करते हैं, और सबसे पहले मेरे साथ ही लिखते जाइएगा, तो अलग से आपको लिखने की अलग से मुझे डिक्टेट नहीं करना पड़ेगा, तो ये बेसिक बेसिक बातें आप मेरे साथ ही लिखते जाइएगा। पुर्तगालियों के भारत आगमन का कारण, रीजन बिहाइंड द अराइवल ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया। तो देखें, सबसे पहला कारण हम सभी लोग जान रहे हैं दोस्तों, हमने पहले ही डिस्कस किया है, इसे इसका पहला कारण है मसालों की आवश्यकता। बोलो यस और नो, ये वाला पॉइंट क्लियर है? सभी लोगों को ये वाला पॉइंट क्लियर है? नीड ऑफ स्पाइसेस, नीड ऑफ स्पाइसेस, तो हमने पहले ही आपको बताया था कि यूरोप में मसालों की बहुत आवश्यकता होती थी। जो यूरोप है वहां पर स्पाइसेस की बहुत जरूरत होती थी मांस का संरक्षण करने के लिए। तो पहला पॉइंट लिख लेंगे, मसालों की आवश्यकता, नीड ऑफ स्पाइसेस। दूसरे पॉइंट आप यहां पर समझें कि पुर्तगाली पुर्तगाली पूर्वी व्यापार पर पूर्वी व्यापार पर तुर्की तथा इटली के व्यापारियों का एकाधिकार समाप्त करना चाहते थे, समाप्त
करना चाहते थे। पोर्चुगीज वांटेड टू एंड, इंग्लिश में बोल रहा हूं मैं से, पोर्चुगीज वांटेड टू एंड, पोर्चुगीज वांटेड टू एंड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ, तुर्की के ब्रैकेट में आप ऑटोमन लिख लीजिएगा, ट्रेड मोनोपोली ऑफ ऑटोमन, ऑटोमन and Italians. Portuguese wanted to end the trade monopoly of Ottomans and Italians. ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। ईसाई धर्म का, ईसाई धर्म का प्रचार, प्रोरोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। चौथा, यूरोप में पुनर्जागरण, रेनेसो इन यूरोप। अब ये समझा चुका हूं मैं आपको, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। यूरोप में पुनर्जागरण। पांचवा, नौ परिवहन क्षेत्र में नवीन वैज्ञानिक खोजें, जैसे मानचित्र निर्माण कला, दिशा सूचक यंत्र, हल्के तथा तोप युक्त जहाज। मैं भी इंग्लिश में रिपीट करता हूं, आखिरी पॉइंट और लिख दूं। पुर्तगाल पुर्तगाल के राजकुमार डॉन हेनरी, ब्रैकेट में द नेविगेटर द्वारा साहसी नाविकों को प्रोत्साहन। ठीक है, अब इसमें इसके दो सब पॉइंट आएंगे इस तरह से, मैं वो अगले पेज पे लिखूंगा। पहले मैं इंग्लिश में रिपीट कर दूं। यहां तक मैंने आपको बताया था इंग्लिश में, रेनेसो इन यूरोप। यहां पर है नौ परिवहन क्षेत्र में वैज्ञानिक खोजे, जैसे मानचित्र निर्माण कला, दिशा सूचक यंत्र, हल्के तथा तोपयुक्त जहाज। इंग्लिश में इसे लिखेंगे, लिखिए इंग्लिश में, न्यू साइंटिफिक इन्वेंशंस, न्यू साइंटिफिक इन्वेंशंस in the field of, in the field of navigation, navigation in the field of navigation, such as compass, such as compass, cartography, cartography and light weighted cannon equipped ship, light weighted cannon equipped ship, light weighted cannon equipped ship। छठवा लिखिए, financial and mental support to sailors by Prince of
प्रिंस ऑफ पुर्तगाल, बाय प्रिंस ऑफ पुर्तगाल डॉन हेनरिक, प्रिंस ऑफ पुर्तगाल डॉन हेनरिक, ब्रैकेट में द नेविगेटर। अब इसके दो सब पॉइंट आएंगे, दो सब पॉइंट। पहला सब पॉइंट लिख लीजिए, बार्थोलोमियो डियास। पहला सब पॉइंट क्या होगा? बार्थोलोमियो डियास। एक्चुअली बार्थोलोमियो डियास जो है, इसे भेजा गया कि आप जाओ भारत की खोज करके आओ। सबसे पहले कोलंबस को भेजा गया, कोलंबस से कहा कि आप जाओ भारत की खोज करके आओ। कोलंबस मूल रूप से इटली का नाविक था, लेकिन उसे भेजा किसने था? स्पेन ने। मतलब इटली में उसका ओरिजिन हुआ था, लेकिन उसे पैसा किसने दिया जाने का? इटली ने पैसा, स्पेन ने पैसा दिया। तो वो भारत खोजने के लिए निकला था। गलती से वो कैरिबियन आइलैंड पहुंच गया और उसे लगा कि यही भारत है, तो आज भी वहां पर हम वेस्ट इंडीज का नाम जानते हैं। फिर जो पुर्तगाल के राजकुमार थे हेनरिक, उन्होंने बार्थोलोमियो डियास को 1487 में भेजा कि आप जाओ और भारत की खोज करके आओ। अब ये भारत की खोज करने के लिए निकले थे, तो पुर्तगाल से ये निकले। ये भारत है, यहाँ पर आप देखेंगे तो अफ्रीका दिखाई देगा आपको। तो ये भारत की खोज करने के लिए यहाँ से निकले, लेकिन ये कहाँ पहुंच गए? ये केप होप गुड होप, मतलब कि अफ्रीका के सबसे दक्षिणी कोने पर पहुंच गए। और इसे उन्होंने उस समय नाम दिया था केप ऑफ स्ट्रोम, और बाद में इसका नाम बदल करके केप ऑफ गुड होप कर दिया। केप ऑफ गुड होप, ठीक है। ओके, केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरीप कहा जाता है इसे। फिर बार्थोलोमियो डियास वापस आ गया। यहां तक आने के बाद बार्थोलोमियो डियास वापस आ गया। फिर एक और नाविक आया, नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। 1947 से, सॉरी 1497 से 1498 के बीच में इसने यात्रा की, और ये अंततः भारत के कालीकट पहुंच गया। भारत के कालीकट पहुंच गया, ठीक है। तो ये दो नाविक हैं। पहले बार्थोलोमियो डियास आया, लेकिन बार्थोलोमियो डियास को सफलता नहीं मिली। बार्थोलोमियो डियास को सफलता नहीं मिली, वो वापस चला गया केप ऑफ गुड होप से होकर के। वास्को डिगामा को यहां तक का रास्ता पता था, तो वो पहले यहां तक पहुंचा। यहां पर उसे एक गुजराती यात्री मिला, कहा जाता है गुजराती कैप्टन मिला, अब्दुल मजीद, जिसकी सहायता से वो कहां पर पहुंच गया? भारत के कालीकट पहुंच गया, ठीक है। तो इस तरह से भारत तक आने वाले समुद्री मार्ग का पता पुर्तगालियों ने लगाया, और इसे कहा जाता है न्यू सी रूट टू रीच इंडिया। ये भारत आने का एक नया समुद्री मार्ग था, जिसकी जानकारी पुर्तगालियों को लगी, और फिर धीरे धीरे यूरोप के सभी देशों को इसकी जानकारी चलती चली गई। इसके बाद आप जान ही रहे हैं कि डचेस आए, अंग्रेज आए, डेनिस आए, और फिर अंततः फ्रांसीसी भारत आते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव अंग्रेजों का रहा, सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो ब्रिटिशर्स का रहा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक कोई समस्या है? ये बहुत बेसिक बातें हैं। अब देखिए, ये जो कारण है ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, तो मुझे लगता है कि इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बताइए मुझे एक बार, क्या सारी बातें स्पष्ट हैं? हम आगे बढ़ सकते हैं? कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट? हाँ, ये बात सही है। गीति का कुछ ना कुछ नाम तो रहा होगा, शायद उन्हें कैरिबियन में कुछ आइलैंड्स बोलते हो, मे बी, ठीक है, कुछ ना कुछ नाम रहा होगा। नेविगेटर, व्हाट दिस नेविगेटर कॉल्ड इंडिया? ओके, नहीं, इंडिया का नाम तो पता था उन्हें। एक मिनट, जैसे आपका एक सवाल आया, व्हाट दिस नेविगेटर कॉल्ड टू इंडिया, दे न्यू अबाउट इंडिया। I have already told you that there are many foreign travelers traveled from Europe to India and China via land route. So they knew there is a country called India. And India is an old name. India is not the new name, not the modern name.
इंडिया इज अ नेम विच इज गिवन बाय द ग्रीक्स। ठीक है, यूनान ने ये शब्द दिया था इंडस, इंडस से शब्द बना है इंडिया। और ग्रीक इन्वेजन इंडिया में कब हुआ था? देखो, भारत पर सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ, जो इंडिया में फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन हुआ, वो ईरानियों का इन्वेजन था, वो पर्शियन का इन्वेजन था। मैं बात कर रहा हूं मौर्यंस के पहले की, बहुत पुरानी बात कर रहा हूं मैं, 2-2,500 साल पहले की। ईरानियंस, पर्शियंस के बाद जो इंडिया आए वो ग्रीक थे, और ग्रीक ने इस पूरे क्षेत्र को इंडिया नाम दिया था। तो इंडिया इज एन एंशिएंट नेम, वो जानते थे, भारत इंडिया को इंडिया के नाम से ही जानते थे। ठीक है, क्लियर? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल। हाँ, हक्कानी वंश जो कि पर्शिया से थे। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। तो अभी भी मैं कुछ बातें लिखूंगा, आप मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। पांचवा पॉइंट समझाना है, ठीक है, मैं पांचवा पॉइंट आपको समझा देता हूँ। रेड इंडियंस मूल निवासी थे, लाल भारतीय बोल रहा हूँ, ठीक है, रेड का नाम रेड इंडियंस है, जो मूल निवासी थे कैरिबियन आइलैंड और उत्तर अमेरिका के क्षेत्र के, जिन्हें बाद में यूरोपीय मार डालेंगे। पांचवा पॉइंट समझाना है आपको। देखो, पांचवें पॉइंट में यह हुआ, याद करो हमने आपको पिछली क्लास में यह समझाया था कि पूरे यूरोप में पुनर्जागरण आ चुका है, पूरे यूरोप में रेनेसो आ चुका है, और इसी पुनर्जागरण की वजह से आप देखेंगे कि अब विज्ञान वापस से ऊपर उठने लगा है और लोग दोबारा से साइंटिफिक इन्वेंशन करने लगे हैं। तो पश्चिमी यूरोप में इस समय बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार होंगे, भाप इंजन का निर्माण होगा, एक सिलाई, एक ऐसी वुलन मशीन बनेगी जिससे स्पिनिंग इंजन का निर्माण होगा। धीरे धीरे ये चीजें आएंगी, तो जहाज में भी नए नए इन्वेंशन आ रहे हैं, मानचित्र बनाने की और अच्छी कलाएं विकसित होने लगी हैं, दिशा सूचक यंत्र और बेहतर हो चुका है। ऑल्दो कंपस जो है माना जाता है कि चाइना में ओरिजिनेट हो गया था, लेकिन उसका बेहतर इस्तेमाल अब शुरू हो जाएगा। हल्के जहाज बनाए जा रहे हैं जिनमें तोप लगी हुई है, जिनमें कैनन्स लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे जहाज बनाए जा रहे हैं कि वो बहुत लंबी समुद्री यात्रा कर सकें, वो बहुत लॉन्ग ओशियन रूट पे जा सकें। ठीक, तो ये सारी चीजें देखने के लिए मिल रही हैं, दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। हाँ, वही मुझे लगा कि यार लाल भारती ये बड़ी अच्छी हिंदी थी। जैसे कि एक पर्वत है ना, आपको याद होगा, ब्लैक फॉरेस्ट करके एक माउंटेन है, तो उसको हिंदी की हर किताब में आपको काला जंगल पर्वत लिखेगा। तो मैंने बहुत पहली बार ही पढ़ा था कि उसको काला, क्योंकि हिंदी की किताब मैंने बहुत पढ़ी, एनसीईआरटी पढ़ी है, लेकिन कहीं पर भी काला जंगल पर्वत नाम नहीं था, काला जंगल पर्वत नाम नहीं था, तो वहां पर उसमें ब्लैक फॉरेस्ट को काला जंगल पर्वत बोलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट पर आते हैं। ये सब फैक्चुअल बातें हैं दोस्तों, जो अभी आपको प्रीलिम्स के लिए काम आएंगी, इसलिए यहां पर लिखते जाइए आप मेरे साथ। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, पोर्चुगीज पुर्तगाली सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। वास्को डिगामा, वास्को डिगामा भारत हेतु नवीन समुद्री मार्ग की खोज, इन्वेंशन ऑफ, इन्वेंशन ऑफ न्यू सी रूट टू रीच इंडिया। भारत कहां पर पहुंचा था ये? कालीकट बंदरगाह।
ओके। शासक, रूलर्स, पुर्तगाल, पुर्तगाल, और यहाँ भारत, इंडिया। उस समय किसका शासन चल रहा था, पुर्तगाल और भारत में? तो पुर्तगाल के जो राजा थे दोस्तों, उसका नाम याद रखना है मैनुअल प्रथम, मैनुअल दी फर्स्ट। राजा का नाम क्या था? मैनुअल प्रथम, मैनुअल दी फर्स्ट, मैनुअल प्रथम। भारत में किसका शासन था, इंडिया में कौन रूल कर रहा था, इस बारे में जरा समझिए, ध्यान दीजिए। तो मैं यहां लिख रहा हूं बातों को, यहां की बातों को मैं ऊपर लिखूंगा। देखिए, भारत में जो उत्तर भारत है, जो नॉर्थ इंडिया है, यहां पर सिकंदर लोदी का शासन है, सिकंदर लोदी का शासन है, जो कहां से बिलोंग करता है, दिल्ली सल्तनत से बिलोंग करता है। दूसरा, इस समय जो कालीकट है, जो कालीकट है, कालीकट पर जमोरिन का शासन है। किसका शासन है? जमोरिन। जमोरिन एक उपाधि थी, माना जाता है कि राजा का नाम विनम्रा था, विनम्रा, पर कंफर्म नहीं है। कुछ किताबों में विनम्रा लिखा हुआ है, कुछ में नहीं है, तो हम इसको कंफर्म नहीं मानेंगे। जमोरिन एक उपाधि थी, और जब वास्को डिगामा कालीकट के बंदरगाह पहुंचता है तो उसकी मुलाकात सबसे पहले जमोरिन से ही होती है। ठीक है। गुजरात पर इस समय गुजरात पर गुजरात पर इस समय महमूद महमूद बेगड़ा का शासन है। गुजरात पर इस समय महमूद बेगड़ा का शासन है। और याद रखेंगे दोस्तों, विजयनगर, विजयनगर में इस समय नरसह द्वितीय का शासन है, जो कि सालुब वंश से संबंधित है। हम जानेंगे कि विजयनगर में अलग अलग वंश हुए हैं। तो इस समय नरसिंह द्वितीय का शासन है, नरसिंह द सेकंड का शासन है, और सालुब वंश। ठीक है। तो भारत में इस समय अगर इंडिया का हम मैप बनाने की कोशिश करें, जैसे ये अगर हमने भारत का ये मैप बनाया, तो समझिएगा इस बात को कि हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, जो ये नॉर्थ इंडिया का क्षेत्र है, यहां पर कौन रूल कर रहा है? तो यहां पर सिकंदर लोदी शासन कर रहा है, सिकंदर लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश से संबंधित है। इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहां पर इंक्लूडिंग मालवा, इस क्षेत्र में आपको महमूद बेगड़ा का शासन दिखाई देगा, महमूद बेगड़ा का शासन दिखाई देगा। वहीं आप इस तरफ आए, यहां इस क्षेत्र में जमूरिन का शासन है, कालीकट, जमूरिन। और इस क्षेत्र में आपको यहां पर नरसिंह द्वितीय का शासन देखने मिल रहा है, विजयनगर सालोफ वंश। ठीक है, क्लियर? तो ये चीजें आपको याद रखनी है, और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि जो पुर्तगाल की कंपनी है, जो पोर्चुगीज कंपनी है, पोर्चुगीज कंपनी का नाम क्या है? एस्तादो द इंडिया। बेसिकली वो कंपनी का नाम नहीं था। भारत में उनका जितना भी साम्राज्य है, इंडिया में उनका जितना भी एम्पायर है, उस पूरे एम्पायर को वो एस्तादो द इंडिया के नाम से बुलाते थे, उसे वो एस्तादो द इंडिया कहते थे। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, दीज थिंग्स यू मस्ट नो। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, स्पष्ट है यहां तक मेरी बात? बताइए एक बार, फिर हम अगले टॉपिक पर आएंगे अब।
क्लियर? अब देखिए ऐसे ना प्रश्न बनते हैं, यहाँ से बेसिक प्रश्न बनते हैं एमसीक्यू की। जब वास्को डी गामा भारत आया तो उस समय दिल्ली सल्तनत पर कौन शासन कर रहा था? बिल्कुल सही है, महमूद बुगड़ा कुछ चीजों के लिए इनफेमस है। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है? फोर्थ, अच्छा यहाँ विजयनगर, विजयनगर नरसह द्वितीय सालुव वंश, विजयनगर नरसह द्वितीय सालुव वंश। ठीक है, क्लियर है? नोट्स जरूर अच्छे से बनाते जाइएगा ताकि क्लियर होता रहे सारी चीजें आपको। ओके चले आगे बढ़ेंगे, अब हम अगले पॉइंट पर आएंगे दोस्तों। मुझे 1 मिनट का समय देंगे बस, फिर हम अगले पॉइंट पर आ रहे होंगे। जस्ट अ मिनट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला लिखिए, आई थिंक ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा? तीसरा, तीसरा पॉइंट, वास्को
डिगामा। वास्को डिगामा। देखो, वास्को डिगामा ने भारत की 3 यात्राएं की हैं। वो कितनी बार भारत आया है? वो 3 बार भारत आया है दोस्तों। जो पहली बार वो भारत आया है, फर्स्ट टाइम जो इंडिया आया है, वो है 1498, 1498। दूसरी बार वो 1502 में भारत आया है। और तीसरी बार वह 1524 में भारत आया है, और यहीं पर उसकी मृत्यु हो गई है, डेथ। तो 3 बार वास्को डिगामा इंडिया आया है। इट्स अ बिग थिंग दैट पर्सन इज कमिंग इंडिया थ्राइस। 3 बार वो भारत आएगा, 3 बार उसकी इंडिया की यात्रा होगी। तो अब हमें समझना है कि इन तीनों यात्राओं में वास्को डिगामा ने क्या किया और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले जो हम सभी लोग जानते हैं कि सर, वास्को डिगामा की जो पहली यात्रा थी वो मई 1498, ठीक है, ये उसकी प्रथम यात्रा है। प्रथम यात्रा। तो इसमें हम जान रहे हैं कि उसने भारत तक आने के फर्स्ट वोयाग, नवीन समुद्री मार्ग को खोजा। ही डिस्कवर्ड न्यू सी रूट टू कम इंडिया। कैसे? यूरोप। यूरोप से कहां पर आएंगे? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। और केप ऑफ गुड होप से कहां पर आएंगे दोस्तों? तो अल्टीमेटली भारत। ये एक नया रास्ता था जो वास्को डिगामा ने डिस्कवर किया था। अगली बात जो हम जान रहे हैं कि वह है कालीकट। कालीकट बंदरगाह पहुंचा। बंदरगाह पहुंचा और उसके जहाज का जो नाम था, उसकी शिप का जो नाम था, वो साओ गैब्रियल था। और भी 3 जहाज थे। कहा जाता है कि 4 जहाजों के साथ वो भारत आया था, 4 अलग अलग शिप के साथ भारत आया था, ठीक है। और इसमें जो उसकी सहायता की थी, जो उसका सहायक था, जो उसका असिस्टेंट था, असिस्टेंट, वो था अब्दुल इब्न मजीदी। जो कौन था? एक गुजराती, एक गुजराती व्यापारी। तो ये कहा जाता है कि अफ्रीका में एक गुजराती व्यापारी था और उस गुजराती व्यापारी का नाम था अब्दुल इब्न मजीदी। तो अब्दुल इब्न मजीदी से इसकी मुलाकात होती है वास्को डिगामा की, और उनके बीच में एक डील होती है कि भैया हम आपको इतना पैसा देंगे, जो भी डील रही हो। और फिर अल्टीमेटली वो उसे लेकर के, जो अब्दुल इब्न मजीदी है, वो केप ऑफ गुड होप से वास्को डिगामा के साथ जुड़ता है और उसे कालीकट तक पहुंचाता है। अब जब वो कालीकट आएगा तो क्या हुआ, पहले इस बात को जरा समझ लीजिए। देखो, इसको समझेंगे फिर मैं यहां लिखवाऊंगा आपको, अभी पहले समझ लो। तो जैसे ही वो कालीकट पहुंचा, समझना, ध्यान देना है, कालीकट जैसे ही वो पहुंचा तो यहां पर उसका स्वागत किया गया। स्वैग से स्वागत किया गया। और स्वागत किसने किया? यहाँ के शासक जमोरिन ने। अगेन, नाम विनम्रा था, जमोरिन एक उपाधि थी, उसका स्वागत किया गया। अब देखो, आज भी हमारी यही आदत है। अगर आप देखेंगे तो अगर हम किसी भी विदेशी को देखते हैं जो भारत घूमने के लिए आता है, तो हम लपक के उसके साथ फोटो खिंचाने पहुंच जाते हैं। तुरंत उससे बोलेंगे भैया एक फोटो, एक फोटो, एक फोटो। तुरंत हमें सेल्फी लेनी पड़ती है कि नहीं? जैसे हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में आप जानते हैं एक जगह है खजुराहो। तो खजुराहो में बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आते हैं और हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, 100-120 किलोमीटर है। तो हमारे लिए तो भैया रोज का हो गया कि साल में 1-2 बार खजुराहो का ट्रिप लग ही जाता है। तो जहाँ पर फॉरेनर आएंगे तो भैया लोग बाग इतनी दूर खड़े हैं, ऐसी सेल्फी ले रहे हैं, ऐसी सेल्फी ले रहे हैं।
तो शुरुआत से ये रहा है कि विदेशियों को देख करके हमारे मन में पता नहीं एक अलग से भाव जाग जाते हैं कि नहीं यही सुप्रीम है, ये सब कुछ है, ठीक है, और यही सब कुछ फोटो वोटो लेना शुरू कर देंगे। ये चीज चलती रहती है। क्लियर। तो जमूरिन भी था, वो भी अल्टीमेटली है तो भारतीय, तो उसने भी स्वैग से स्वागत किया कि आइए भैया स्वागत करते हैं। लेकिन एक समस्या हो गई। समस्या ये थी कि जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि भारत से जो पूरे मसाले हैं और पूरा सामान है वो कहाँ तक जाता था, तो वो फारस तक जाता था, वो ईरान तक जाता था। किस रास्ते से? फारस की खाड़ी वाले रास्ते से। दूसरा सामान कहाँ पहुंचता था? मिस्र पहुंचता था। किस रास्ते से? लाल सागर वाले रास्ते थे। और ये सामान कौन पहुंचा रहा था? तो ये सामान पहुंचा रहे थे अरबी व्यापारी। कौन पहुंचा रहे थे ये सामान? ये सामान पहुंचा रहे थे अरबी व्यापारी, अरेबियन ट्रेडर्स। अब यहां पर कौन रह रहा है? इस क्षेत्र में ऑलरेडी अरबी व्यापारी रह रहे हैं, इस क्षेत्र में ऑलरेडी अरेबियन ट्रेडर्स रह रहे हैं, जिनकी जमोरिन के साथ अच्छी बनती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया जमोरिन ने तो उनका स्वागत कर लिया, लेकिन समस्या कैसे होगी? कमेंट करके बताओ। स्वागत तो जमोरिन ने कर लिया, लेकिन समस्या किसे होगी, प्रॉब्लम किसे होगी? तो बट नेचुरल सी बात है सर, अरबी व्यापारियों को। कौन चाहेगा कंपटीशन? कौन चाहेगा कंपटीशन? नोबडी वांट कंपटीशन। तो अगर एक नई कंपनी यहां पर आती है या नए व्यापारी आते हैं, तो अरबी समझ गए कि अब हमारा व्यापार खतरे में है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट तो यहीं से था ना उन्हें। यहां से वो सामान पर्शिया पहुंचाते थे, पर्शिया से इटालियन जो ट्रेडर्स हैं वो पूरा का पूरा सामान कहाँ ले जाते थे? यूरोप और पुर्तगाल जैसे देशों को, स्पेन को, फ्रांस को बेचा करते थे। अब उन्हें दो बातों की चिंता कि एक तो भैया अब ये सामान सीधा यहां से ले जाएगा तो हमारा वहां पे मार्केट खत्म होगा, और वहां पर अगर हमारा मार्केट खत्म हुआ तो जब डिमांड ही नहीं होगी तो हम सप्लाई किसे करेंगे? तो हमारा तो व्यापार ठप पड़ जाएगा। तो एक और जहां यहाँ के शासक जमूरिन ने स्वागत किया, ठीक है, जमूरिन ने, एक और जहां कालीकट के शासक, कालीकट के शासक जमूरिन ने स्वागत किया, जमूरिन ने स्वागत किया, तो वहीं भारत में, या कालीकट लिख लीजिए यहां पर और आसान हो जाएगा, तो वहीं कालीकट में, कालीकट में रहने वाले, कालीकट में रहने वाले अरबी व्यापारियों, अरबी व्यापारियों ने विरोध किया, अपोज्ड बाय द अरेबियन ट्रेडर्स लिविंग इन इंडिया, अपोज्ड बाय द अरेबियन ट्रेडर्स लिविंग इन इंडिया। और एक चीज और कहा जाता है, यहां पर लिख रहा हूं मैं अगला पॉइंट, कि जब वो वापस पहुंचा तो उसे 60 गुना मुनाफा हुआ, 60 टाइम प्रॉफिट, 60 गुना मुनाफा। मतलब अगर उसने भारत आने में और काली मिर्च, 60 गुना मुनाफा किस चीज में हुआ? काली मिर्च। सबसे ज्यादा डिमांड काली मिर्च की ही थी, काली मिर्च, 60 टाइम प्रॉफिट। तो मान लीजिए कि उसे लिस्बन से कालीकट आने में 100 रुपए का खर्च हुआ और 100 रुपए की उसने काली मिर्च खरीद ली, तो कितना रुपए हो गया उसका? 200 रुपए। अब इसका उसे 60 गुना प्रॉफिट हो रहा है, 60 टाइम प्रॉफिट हो रहा है उसका। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि उसका जो प्रॉफिट था वो इतना ना, 12,000, 200 रुपए का खर्च, 12,000 रुपए का प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट किसी भी चीज में नहीं होता, इतना एक्सट्रीम प्रॉफिट किसी भी चीज में नहीं होता। तो ये वास्को डिगामा की पहली यात्रा है। बताओ क्या मेरी बात समझ में आई? कमेंट करके बताइए सभी लोग, क्या मेरी बात आपको समझ में आई? ऑल गुड।
अंडरस्टूड, ये उसकी पहली यात्रा है, फर्स्ट वोयाग ऑफ वास्को डी गामा इन इंडिया। अभी तो मैंने बोला एक भैया से पहले, भास्कर, एक भैया से पहले मैंने ही बोल दिया 2-3 बार तो, ठीक है। उस वक्त मार्ग को दोबारा आने के लिए मैप, मैंने देखो आपको आशीष एक पॉइंट लिखवाया था दोस्त, हमने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि नवीन वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं और उन्हीं नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों में से मानचित्र बनाने की कला का विकास हो रहा है। तो ये उन्हें पता रहता था कि मैप बनाना है, और बार्थोलोमियो डियाज केप ऑफ गुड होप तक का काम तो कर ही गया था। तो आधा काम बार्थोलोमियो डियाज कर गया था, आधा काम फिर वास्को डी गामा ने किया। आगे इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आरिफ, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक ठीक, मैं 1 मिनट इसको अलग हो रहा हूँ, लिख लीजिए आप लोग। लास्ट क्या लिखा है, कौन सा ये वाला, कालीकट में रहने वाले अरबी व्यापारियों का विरोध, अपोज्ड बाय अरेबियन ट्रेडर्स लिविंग इन दी कालीकट, और वो था काली मिर्च से 60 गुना मुनाफा। वैमनस्य मतलब ईर्ष्या करना, जलन होना, ठीक है। अब्दुल इब्न मजीदी, अब्दुल इब्न मजीदी एक गुजराती यात्री था ये। मैं साइड हो गया, बिल्कुल साइड हो गया मैं। हाँ बिल्कुल, बार्थोलोमियो डियास की जो खोज है उसका फायदा निश्चित तौर पर वास्को डी गामा को मिला है। साओ गैब्रियल, जहाज का नाम था साओ गैब्रियल, और 3 जहाज और भी थे पर उनके नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। साओ गैब्रियल, ठीक है, मैं कहानी की तरह एक बार बोल देता हूँ। एक बार मैं, जब तक आप लोग लिख रहे हैं, मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे खड़े होकर कहानी सुना देता हूँ मैं आपको, देखिए। पूरी कहानी के रूप में, जब तक आप लिख लीजिए, मैं ऐसे खड़े हो जा रहा हूँ बाजू में तो आपको दिखेगा अच्छे से। देखो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, पुर्तगाल से होती है, और पहले चले तो इसकी शुरुआत 1453 में होती है। 1453 में पूरे मध्य एशिया में एक नवीन साम्राज्य का उदय हो रहा है जिसे ऑटोमन साम्राज्य कहा जा रहा है। ऑटोमन साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य है और शुरुआत से ही ईसाई और मुस्लिम साम्राज्यों के बीच में झड़प होती रही है, युद्ध होते रहे हैं। अंततः 1453 में यूरोप में बेजेंटाइन साम्राज्य को खत्म करके ऑटोमन साम्राज्य कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लेता है। जो कुस्तुनतुनिया है वो वर्तमान तुर्की का क्षेत्र है। जैसे ही वो कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करता है तो पूर्व से आने वाली वस्तु जैसे कि रेशम के कपड़े और मसाले, इन पर अत्यधिक कर बढ़ा दिया जाता है, और यूरोप में मसालों की बहुत जरूरत थी क्योंकि वहां के लोग मांस का संरक्षण करना चाहते थे। इसी बात से निपटने के लिए कि अब हमें भारत के या पूरे के पूरे एशिया के लिए नए रास्तों का पता लगाना होगा, यूरोप के बहुत सारे शासक अलग अलग जहाजों को भेजते हैं कि आप जाओ और भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज करो। इसी क्रम में जो पुर्तगाल के राजकुमार हैं जिनका नाम है प्रिंस द हेनरी, वो बार्थोलोमियो डियाज और वास्को डी गामा को भेजते हैं। बार्थोलोमियो डियाज लिस्बन से चलता है और वो केप ऑफ गुड होप तक आकर के वापस लौट जाता है। इसके बाद वो वास्को डी गामा को केप ऑफ गुड होप तक का रास्ता बताता है। वास्को डी गामा वहां से एक गुजराती यात्री अब्दुल इब्न मजीदी को अपने साथ लेता है और वह उसे भारत के कालीकट बंदरगाह तक पहुंच जाता है। अंततः 20 मई 1498 को वह कालीकट पहुंचा। कालीकट के राजा का नाम उस समय जमोरिन था और जमोरिन को लगा कि एक विदेशी आया है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, तो जमोरिन ने उसका स्वागत किया। लेकिन कालीकट में रहने वाले जितने भी अरबी व्यापारी हैं उनको ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने वास्को डी गामा के आगमन का विरोध किया और कालीकट को जाकर के भी बताया कि हो सकता है आगे जाकर के ये बातें आपके लिए बहुत समस्या पैदा करें। और जब वास्को डी गामा अपनी पहली यात्रा करके वापस लौटा तो जितना भी खर्च उसे हुआ था उसका 60 गुना प्रॉफिट उसको हुआ। ठीक, लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया।
ओके, एक मैप दिखाना है। जहाज का नाम साओ गैब्रियल। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, अब हम दूसरी यात्रा की ओर चलेंगे। जल्दी बता दीजिए, लिख लिया है आप लोगों ने तो हम दूसरी यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, यात्री भी था, व्यापारी भी था। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब हम दूसरी यात्रा की बात करेंगे कि दूसरी यात्रा में आखिरकार क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी चीजें होंगी। एक सेकेंड देंगे बस मुझे। प्रथम यात्रा, सेकंड वोयाग 1502 1505, 1502 से 1505 तक। अब इसके बीच में पहले एक घटना हो गई है, उस घटना के बारे में समझ लो। देखो, घटना ये हो गई है, इसको आप नोट डाल के लिख लेना, अलग से बाजू में कहीं नोट डाल के लिख लेना। इस तरह से एक नोट बना करके लिख लेना, नोट। 1498 में वास्को डिगामा आता है और साल के अंत तक वो भारत से वापस चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो भारत से वापस पहुंचता है लिस्बन, तो वो उन्हें कुछ बताता है। लिस्बन जाकर के वो राजा मैनुअल को बताता है कि देखिए, जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा तो वहां का जो शासक था कालीकट, उसने तो मेरा वेलकम किया, उसने मुझे अच्छे से ग्रीट किया। पर वहां पर कुछ अरबी व्यापारी थे, वहां पर कुछ अरेबियन ट्रेडर्स थे, उन्होंने मेरा बहुत विद्रोह किया। और मुझे लगता है कि अगर हमने अरबी व्यापारियों का समाधान नहीं किया तो वो हमें वहां पर व्यापार नहीं करने देंगे, वो हमें वहां पर ट्रेड नहीं करने देंगे। अब वास्को डिगामा उस समय बहुत सारे सैनिक लेकर के नहीं गया था, तो वो लड़ नहीं सकता था अरबी व्यापारियों से। लेकिन अब जब उसने मैनुअल प्रथम को ये बता दिया कि भैया वहां पर अरबी व्यापारी हैं जिनसे हमें निपटना होगा, तब मैनुअल प्रथम ने कुछ बात का निर्णय लिया। मैनुअल प्रथम ने कहा तो हम उन अरबी व्यापारियों को वहां से हटाएंगे। तो मैनुअल प्रथम ने क्या किया दोस्तों, सन 1500 में, 1500 में दो लोगों को भारत भेजा। एक बार्थो बार्थो लोमियो डियास, बार्थो लोमियो डियास ये भारत आया। और दूसरा पेड्रो पेड्रो अल्वरेज, ये वही व्यक्ति है जिसने ब्राजील की खोज की थी, पेड्रो अल्वरेज, ये ब्राजील से भारत आया। ठीक है, सीधा। ये दोनों लोग बार्थोलोमियो डियाज और पेड्रो अल्वरेज, ये 1500 में भारत आए, ये भारत आए। और कहा जाता है कि इनके पास 13 जहाज थे, 13 जहाज और लगभग 1200 सैनिक। इस बार ये पूरी तैयारी से आए और जैसे ही ये भारत आए, इनका अरबियों से युद्ध हुआ, अरबियों से युद्ध हुआ। और इस युद्ध में पुर्तगाल की विजय हो गई, पुर्तगाल की विजय हो गई, विक्ट्री ऑफ पोर्चुगीज। इसमें उन्होंने जमोरिन को भी हरा दिया। इस युद्ध में जमोरिन भी कूदा और वो भी हार गया। तो ये बीच में एक छोटी सी घटना हो गई है कि बार्थोलोमियो डियाज और पेड्रो अल्वरेज कैब्रेल ये इंडिया आए
लगभग 13 जहाज और 1200 सैनिक लेकर के। जैसे ही ये भारत आए, इनका अरबियों से युद्ध हुआ। वो तो मन बनाकर आए ही थे कि भैया हमारी लड़ाई होनी ही है, तो तैयारी से आए थे वो लोग। अरबियों को इन्होंने बुरी तरीके से हराया और फिर इस पूरे व्यापार पर इनका एकाधिकार हो गया और वहां पर गिने चुने इक्का दुक्का अरब व्यापारी बचे और बाकी अरब व्यापारियों को यहां से जाना पड़ा। ये एक चीज हुई। अब थोड़ा और समझते हैं कि आखिर वास्को डी गामा की दूसरी यात्रा में क्या हुआ। ये तो बीच की एक छोटी सी घटना थी, तो हम समझ गए। अब देखो, एक चीज जो बड़ी क्लियर हो गई है, वास्को डी गामा की यात्रा से पहले क्या हो चुका है कि अब अरबी व्यापारियों की चुनौती समाप्त हो चुकी है। समझ में आया कैसे? अब अरबी व्यापारियों की चुनौती समाप्त हो चुकी है। एंड ऑफ द अरेबियन चैलेंज। अब अरबी व्यापारियों की चुनौती नहीं है, क्योंकि बार्थोलोम्यू डियाज और पेड्रो अल्वारेज कैब्रिल ये अरबियों को हरा करके चले गए हैं, तो अब ये फ्री है। तो अब पहली बार भारत में कारखाना प्रणाली की शुरुआत होगी। ये बहुत बड़ी बात है। भारत में कारखाना प्रणाली का आरंभ। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री सिस्टम इन इंडिया। और ये कहां से प्रेरित था? ये कहां से मोटिवेटेड था? तो ये प्रेरित था इटली से। इटली में बहुत पहले से ही कारखाना प्रणाली को अपनाया जा रहा है। पहले ही मैं यहां क्लियर कर दूं कि यहां ये जो हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कारखाना, इस कारखाना शब्द का अर्थ है वेयर हाउस। भंडार गृह। ठीक है। तो इटली के व्यापारी क्या करते थे कि जहां जहां से वो व्यापार करते थे वहां पर फैक्ट्रीज ओपन करते थे। और फैक्ट्रीज का मतलब था कि वो एक जगह से सामान ला करके वहां कलेक्ट करते थे। तो ये कंसेप्ट बेसिकली इटालियन से आया है। ठीक है, ये वाली बात आप याद रखिएगा। दूसरी चीज, जो पुर्तगालियों ने अपने प्रथम कारखाना खोला, फर्स्ट फैक्ट्री, वो कहां पर खोली? तो सभी लोग एक सुर में जवाब देंगे कि सर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में खोली थी। कहां पर खोली थी? कोचीन, जो कि केरल में आता है, 1503 में। तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर खोली थी? कोचीन में खोली थी दोस्तों। ये इनकी पहली फैक्ट्री थी। और दूसरी फैक्ट्री इन्होंने कहां पर खोली? तो जो सेकंड फैक्ट्री इनकी है, द्वितीय फैक्ट्री जो इनकी है, वो कन्नूर में खोली थी। कन्नूर। कहां पर खोली थी? कन्नूर में खोली थी। तो याद रखिएगा, ये चीजें भी हमें देखने के लिए मिलती हैं। पहली फैक्ट्री इन्होंने कोचीन में खोली और दूसरी फैक्ट्री इन्होंने कन्नूर में खोली। ठीक, चले, क्लियर है यहां तक? ठीक। फिर एक और परिवर्तन होगा इसी बीच में। 1505 में, 1505 में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर भारत आएगा। अब ये गवर्नर लाना शुरू कर देंगे। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर भारत आएगा और नाम होगा फ्रांसिस डी अल्मेडा। नाम क्या होगा? फ्रांसिस डी अल्मेडा। थोड़ा सा ना ये कहानी समझो आप, इस स्टोरी को समझना जरूरी है आपको। देखो, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि सर वास्को डी गामा जो है, मैं यहाँ साइड होके आपको कहानी सुना देता हूँ। जो वास्को डी गामा है वो वापस पुर्तगाल पहुंचा। अब जैसे ही वो वापस पुर्तगाल पहुंचा तो अल्टीमेटली उसने क्या देखा कि उसने बताया मैनुअल को कि वहां पर अरबी व्यापारी हैं जो विरोध कर रहे हैं। तो मैनुअल ने बार्थोलोम्यू डियाज और पेड्रो अल्वारेज कैब्रिल से कहा कि भैया आप लोग भारत जाओ और अरबी व्यापारियों की चुनौती को समाप्त करो। ये 1500 में भारत आए, इन्होंने अरबियों को हरा दिया।
अब समय था कि भारत में व्यापार का विस्तार किया जाए, इंडिया में जो ट्रेड है उसका एक्सपेंशन किया जाए। तो इन्होंने इटालियों के बारे में पढ़ रखा था, और जो इटालियंस हैं वो क्या करते थे कि जहां भी उन्हें व्यापार करना है वो कारखाना अर्थात भंडार गृह खोलते थे। तो आसपास की चीजों से वो सामान कलेक्ट करते थे, वो वेयर हाउस में आता था, और उस वेयर हाउस से सामान वो जहाज में लोड करते थे, और पूरी जगह पर वो सामान चला जाता था। तो जब वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आया तो उससे कहा गया कि अब आप भारत में ट्रेड को एक्सपेंड कीजिए, इसके लिए जो भी आपको करना है आप करें। तो उसने कोचीन में एक पहला वेयर हाउस बनाया जिसे फर्स्ट फैक्ट्री कहा जाता है। अब सामान को कलेक्ट किया जाने लगा, कोचीन लाया जाने लगा, और वहां से जहाज में भर करके इसे पुर्तगाल भेजा जाने लगा। अब धीरे धीरे व्यापार बढ़ता गया, कोचीन से कन्नूर। अब राजा जो है पुर्तगाल का, उसकी सोच बदल चुकी है। उसने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत में हमारे अलावा और कोई भी यूरोपीय कंपनी व्यापार ना करे। तो फिर वहां के लोगों ने कहा कि अगर आप एकाधिकार करना चाहते हैं भारत के व्यापार पर, तो आपको वहां पर परमानेंट एडमिनिस्ट्रेशन रखना पड़ेगा, परमानेंट आपको मिलिट्री रखनी लगेगी। तो उसने कहा ठीक है, हम ऐसा करेंगे। और इन सबको लीड करने के लिए अगर आप वहां पर कुछ लोगों को रखोगे जो आपका प्रशासन संभालेंगे, सेना रखोगे जो आपकी रक्षा करेंगे, तो इनको लीड करने के लिए एक गवर्नर जनरल की आवश्यकता होगी। तो पुर्तगालियों ने कहा कि अब हम भारत में गवर्नर जनरल को नियुक्त करेंगे, और 1505 में जब वास्को डी गामा वापस आ जाएगा तो पोर्चुगल अपना पहला गवर्नर जनरल भारत भेजेंगे, जिसका नाम होगा फ्रांसिस डी अल्मेडा, जिसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ रहे होंगे। कल हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये दूसरी यात्रा थी वास्को डी गामा की, ये सेकंड वोयाग था वास्को डी गामा का। अब तीसरी और अंतिम यात्रा के बारे में हम पढ़ते हैं। जो तीसरी और अंतिम यात्रा हुई, मैं अगले उस पर लिख रहा हूं। तृतीय व अंतिम यात्रा, ये 1524 में हो, और इसमें कुछ खास नहीं हुआ, बस एक ही बात खास हुई है, जो ये है कि दिसंबर 1524 में, दिसंबर 1524 में 24 दिसंबर 1524 कोचीन में वास्को डिगामा की मृत्यु, डेथ ऑफ वास्को डिगामा इन कोचीन। तो ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम कल से अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, और अगला टॉपिक है पुर्तगाल के गवर्नर जनरल ऑफ पुर्तगाल। पुर्तगाल के प्रमुख गवर्नर की कल हम बात करेंगे, ठीक है। ठीक, चलिए भैया, तो अब आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।